प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पलवन और सार लेखन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले निबंध लेखन। निबंध का मतलब है जिसमें कोई बंधन ना हो, उसे निबंध कहते हैं। निबंध के अंदर विस्तार से बातें की जाती है, विस्तार से बातें समझाई जाती है। जैसे हम गणतंत्र दिवस के बारे में बात करते हैं, तो गणतंत्र दिवस के बारे में पहले पॉइंट लीजिए और उन पॉइंटों को एक्सप्लेन कीजिए। जैसे गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या है, गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, गणतंत्र दिवस का महत्व क्या है, फिर बीच में गणतंत्र दिवस हम कैसे मनाते हैं वो पूरा एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल दे करके, और बाद में कैसे मनाना चाहिए आदि का उपयोग करके हमें सब बातें डिटेल में लिखनी होती है, वो निबंध कहलाता है। ये मैंने निबंध के बारे में बात की। इसको हम प्रस्ताव भी कहते हैं। अब दूसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे अनुच्छेद लेखन। जैसे प्रातःकालीन भ्रमण है, इसी के बारे में अनुच्छेद लिखना है, तो इसके बारे में अनुच्छेद जो होता है वो संक्षेप में होता है, परंतु संक्षेप में सारी बातें ले ली जाती है, वो ब्रीफिंग में ली जाती है, उसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जैसे गणतंत्र दिवस पर ही अगर अनुच्छेद लिखना है तो अनुच्छेद के अंदर ये जितनी बातें जो हमने ऐसे में लिखी है वो पॉइंट के रूप में अनुच्छेद में थोड़े शब्दों में पूरी बातें एक्सप्लेन कर दी जाए, वो अनुच्छेद कहलाता है। और भाव पलवन क्या होता है, भाव पलवन में क्या होता है कि ऊपर कोई लोकोक्ति है, कोई विचार है, कोई भाव है, उसको व्यक्त करना। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान, इस पर हम अनुच्छेद लिखते हैं। यही अनुच्छेद समझो भाव पलवन कहलाता है। इसका विस्तार से इसका पहले मीनिंग बताया जाता है और फिर कोई एग्जाम्पल दे करके ये समझाया जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति और सुजान के अभ्यास के करते करते मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान कैसे बन जाता है। इसमें एग्जाम्पल दे करके उस लोकोक्ति को या उस भाव को समझाया जाता है। इसको कहते हैं भाव पलवन। और अब सार लेखन की बात करिए। बाहर से पैराग्राफ आता है, इसको बोलते हैं रीडिंग भी कह सकते हैं हम। इसको रीडिंग के अंदर दो बातें आ सकती हैं। बड़ा पैसेज दिया मिलेगा, उस पैसेज को गौर से पढ़ना है और उस पैसेज में क्या दिया है वो गौर से समझना है, तब जा कर के उसमें मेन पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मुख्य जो बातें हैं वो अंडरलाइन कर लेंगे। ये तो हुआ मेन पॉइंट्स ऑफ अनसीन पैसेज। नाउ उन मेन पॉइंटों को हम कंबाइन करके और पैसेज के रूप में लिखेंगे तो वो उसका जो है सार लेखन होगा। करीब 1/3 जो है वो सार लेखन के रूप में होना चाहिए। तो इसमें अनसीन पैसेज का पैराग्राफ पढ़ करके और अच्छी तरह रीड करके समझ करके मेन पॉइंट नोट करके, तो मेन पॉइंट नोट करना हो गया, तो मेन पॉइंट्स क्या है, और मेन पॉइंट्स को इकट्ठा करके लिखना वो सार लेखन कहलाता है। और सार के अंदर करीब 1/3 में सारी बातें आ जाएं। एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना चाहिए, इसमें सारी बातें आ जाए, उसको सार लेखन कहते हैं। परंतु आजकल जो प्रचलन हो गया है वो अनसीन पैसेज को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना, ये चलन आ गया है, या इसका हेडिंग देना, ये चलन आ गया है। तो पहले उसको जो आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ उसको गौर से पढ़ें, पढ़ करके ये किसके बारे में है,
वो बताइए, तो वो उसका हेडिंग हो जाएगा, मुख्य हेडिंग हो जाएगा। और दूसरा जो प्रश्नों के उत्तर है, वो प्रश्नों के उत्तर बड़े ध्यान से दें। कई बार क्या होता है कि ये नहीं कि पहले एक प्रश्न का उत्तर पहले में मिलेगा, दूसरे का उत्तर दूसरे में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले प्रश्न का उत्तर ही बीच में भी मिल सकता है और आखिरी में भी मिल सकता है। वो सोच समझ के जवाब दें कि प्रश्न क्या है, और उसका उत्तर आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जो अनसीन पैसेज में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग टू लिखना होता है। तो इस प्रकार से आज जो महत्वपूर्ण बातें हमने नोट की है वो ये की है कि भाई निबंध कैसे लिखें, अनुच्छेद कैसे लिखें, भावावलोकन कैसे करें, सार लेखन कैसे करें, और सार लेखन का यदि हेडिंग कैसे दें और प्रश्नों के उत्तर कैसे दें, क्योंकि अनसीन पैसेज का बड़ा भारी महत्व है। जो बाहर से पैसेज आता है वो पैसेज के रूप में भी हो सकता है और पोएम यानी कविता के रूप में भी हो सकता है। तो उसको पढ़ करके हमें बड़ा सोच समझ के, क्योंकि आजकल अनसीन पैसेज का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसको कहते हैं रीडिंग। तो रीडिंग आप लेते हो, कितने ध्यान से पढ़ते हो बात को। और एक बात को और बता दें साथ के साथ, बुक से जो आपकी टेक्स्ट बुक लगी हुई है उसमें भी लेख भी है, कहानियाँ भी हैं, कविताएं भी। तो उसके बारे में आप क्या करें, उसमें से भी पैसेज आता है, कविता का पैसेज भी आता है, गद्य भाग भी आता है। उसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो पाठ दिया हुआ है, जो लेख दिया हुआ है, जो कहानी दी हुई है, अगर उसमें से आपका पैसेज है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कौन से लेख से लिया गया है और इसके लेखक कौन है और इसमें लेखक क्या बताना चाहता है। ये बातें आपको जरूर आनी चाहिए, चाहे वो आप अपने टेक्स्ट बुक में लेख पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, यही बातें इंग्लिश में भी हैं। जो भी आप कर रहे हैं वो आप जो है उसमें ज़रूर याद रखें कि लेख का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, लेखक उसमें क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है। ये सब बातें आपको आनी चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाएंगे। सारी कहानी का भी आपको सार पता होना चाहिए। इसी प्रकार कविता में भी है। कविता के अंदर पोएम का यानी कविता का नाम, कवि का नाम, कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, वो लिखें और फिर इनके प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपको सही बातें पता चलेगी कि किस प्रकार से कविता के प्रश्नों के उत्तर टेक्स्ट बुक में से दिए जाते हैं। ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक का भी बड़ा भारी महत्व है। तो टेक्स्ट बुक को आप ध्यान से पढ़ें। टेक्स्ट बुक में विशेष बात है, 3 बातें आप ध्यान से सुनना। नंबर 1, लेख का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, और इसमें जो मुख्य पात्र आए हैं उनके नाम, कोई जगह के नाम आए हैं वो नाम, कोई सन वगैरह आए हैं वो सन। ये सारी चीज़ें आपको जरूर आनी चाहिए, तभी आप टेक्स्ट बुक के प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे पाएंगे। आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद।